नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीड इंडिया में। सर, हम जानना चाह रहे हैं कि श्रीकला पिल्ले जी अक्सर ये मतलब हर एक साल इस तरह के काम, हर एक साल छोड़िए हर एक दिन इस तरह के कुछ न कुछ कार्यक्रम करते ही रहते हैं। लोग को समाज सेवा से तो इस तरह जुड़े हुए हैं जैसे घर परिवार से, हर एक फैमिली से भगत सिंह में जुड़े हुए हैं। और लोगों को दुख तकलीफ़ में तो जैसे सुबह जैसे जन्म लिया तो भी, मरण हुआ तो भी, शादी भी, हर चीज़ में सम्मिलित ही रहते हैं। तो आज जो आपने देखा भी और आप सम्मिलित भी, हर एक बार विद्या मैडम आती थी यहाँ पे, आप भी आए हैं कई बार, तो ये जो प्रोग्राम हुआ इस बारे में कैसा लग रहा है आपको, क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ वार्ड के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का, और विशेष करके श्रीकला पिल्ले जी का जो हमारी नगर सेविका है। और पिछले 5 वर्षों से इस वार्ड को उन्होंने जिस तरह से नर्स किया, जिस तरह से काम किया है, और उनकी जो टीम है, एक टीम वर्क, बहुत तगड़ी टीम वर्क इस वार्ड में है। और चाहे पुरुष कार्यकर्ता हो चाहे महिला कार्यकर्ता हो, उस टीम को लेकर पूरे वार्ड में काम करने का काम किया। जैसा आपने कहा कि 24/7 वो काम करती है। सुबह पानी का प्रॉब्लम होगा तो सुबह 6 बजे भी पहुँचते हैं, रात को भी पहुँचती है। रात को तो यहाँ ऑफिस में ही रेगुलर उनका बैठना होता है। तो जो सामाजिक कार्य है और नगर सेवक के नाते वो अपना काम कर रही हैं। आज विशेष हम देख रहे हैं कि बरसात बहुत तेज़ है, तो बरसात में नाला गटर उसका भी काम उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जाना, डायरेक्ट विजिट करना, वो करते रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि स्कूल खुला है, और स्कूल खुला है तो बच्चों की फ़ीस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि श्रीकला पिल्ले का जो वार्ड है टोटल करीब 90% स्लम है, झोपड़पट्टी है, गरीब बस्ती है, गरीब लोग, व्यवसाय छोटा छोटा करने वाले लोग, भाजी लगाने वाला, फेरी लगाने वाले, नौकरी करने वाले लोग रहते हैं। तो उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत तकलीफ़ होती थी। यह सोचकर उन्होंने पिछले 14-15 सालों से इन बच्चों को फ़ीस कैसे भरे, वो फीस देने का काम चेक के माध्यम से करते हैं। उनके ट्रस्ट के माध्यम से, उनके कुछ पहचान के माध्यम से वो चेक जमा करते हैं। और आज 1 लाख से भी ऊपर का चेक उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया। 5,000, 15,000, 3,000, 2,000 जैसे फ़ीस है बच्चों की, ऐसे फ़ीस के माध्यम से उन्होंने काम किया। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने जो एक घोषणा की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या हम ये कह सकते हैं कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, तो बिना पढ़ाई के, बिना एजुकेशन के अब कुछ नहीं है। तो उस एजुकेशन को ध्यान देने के लिए श्रीकला पिल्ले मैडम ने इस अभियान को चलाया, और उनके सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसको सफल करने का काम उन्होंने किया है। तो मैं जिन बच्चों को फ़ीस मिली है उनका भी अभिनंदन करता हूं, और जिसके लिए प्रयत्न किया श्रीकला पिल्ले जी ने, उनका भी धन्यवाद करता हूं। सर, अभी बीएमसी महानगर पालिका ने एक दावा किया था कि बॉम्बे में हर एक गड्ढा भर दिए जाएंगे, नाला साफ़ हो जाएगा, नए नाला बनाए हैं, पानी का जल जमाव नहीं होगा और सब दुरुस्त होगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं। ढाके तिनपात सब जगह वैसे ही पानी है। पानी आज भी बाढ़ जैसा माहौल है, पता नहीं चलता कि गड्ढा रोड में है कि रोड गड्ढा में है, हर जगह पे वैसे ही बुरा हाल है। तो हम जानना चाह रहे हैं सर, ये किसका जिम्मेवारी है, ये कौन जिम्मेवार है? ये अगर होगा ठीक तो कैसे होगा, क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए, और हमारे जो नगर पालिका है उनको क्या करना चाहिए था? एक बहुत पुराना पिक्चर का गाना है, बहुत पुराना, है दिल है मुश्किल जीना यहाँ। ये जो खड्डे दिख रहे हैं मुंबई के ऊपर, तो यहाँ जीना दूभर हो गया है लोगों का, क्योंकि आज जो ट्रैफिक 1 घंटे में निकलनी चाहिए वो 2-2 घंटे में निकल रही है। मैं आपको छोटी घटना बताऊँ, कल मैं वाकोला से निकला तो 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 12 मिनट लगा मुझे गोरेगांव आने में। तो आप कल्पना कीजिए कि जो चर्च गेट से निकला होगा व्यक्ति, और जिसको बोरीवली जाना होगा, वो तो उसको 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं। तो एक कमाल है जो पॉट होल है, जो खड्डे हैं। तो आपने जैसा कहा कि खड्डे में रास्ता है कि रास्ते में खड्डे हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो पिछले 25 सालों से भ्रष्ट शिवसेना की जो महानगर पालिका में सरकार बैठी है, और इस भ्रष्ट लोगों के माध्यम से 25 सालों में जो मुंबई महानगर पालिका की हालत हुई है, उसको बदलने के लिए हमने संकल्प लिया है। और आने वाला महानगर पालिका का चुनाव में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा। तो महानगर पालिका में हमारी सरकार होगी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार होगी, और केंद्र में हमारी सरकार होगी। तो निश्चित इस मुंबई का भविष्य आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, और उसमें एक जनप्रतिनिधि के नाते श्रीकला पिल्ले भी उसमें रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक अभी महाराष्ट्र में जो आप तो देख ही रहे हैं, बड़ा उथल पुथल चल रहा है, लोग पूरा का पूरा कुनबा ही साफ हो रहा है, एक तरफ आ गए हैं। तो इस राजनीतिक परिवेश को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो हो रहा है सही हो रहा है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जो पाप किए हो उसका धो रहे हो, या फिर जो हनुमान जी को आरती बजाने पे, चलाने पे भी बैन था, आज पूरा का पूरा 40 के 40 चालीसा चले गए। सर, आप किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, ये सही बात है कि सरकार ने
कानून का जो यूज़ किया है वो गलत तरीके से किया है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है वो 14 दिन जेल चला जाता है, जबकि उन्होंने गए भी नहीं, उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। एक महिला कोई पोस्ट करती है वो 41 दिन तक जेल में रहती है। कानून का उल्लंघन करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन किस तरह से क्राइम किया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आज आप कोई क्राइम नहीं करते हुए भी जेल में डाल दिया जाता है। कंगना रनावत का घर तोड़ दिया गया तो उसने बोला था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। अर्नब गोस्वामी को रात को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा लिया गया। इस तरह से अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। हमने बोलने का अधिकार है, लेकिन किस तरह बोलना उस पर भी लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। हमने गलत किसी नेता के बारे में बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ा इसके लिए जेल में, तो उसके बारे में भी सरकार ने, अब उसके लिए सरकार बदली। जैसा आपने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ा तो 40 लोग चले गए, अब वो क्यों गए हो तो शिवसेना का अंदरूनी मामला था, उसके ऊपर मुझे नहीं बोलना है, क्योंकि जो बंडखोरी हुई है उसको वो बंडखोरी बोलते हैं और शिवसेना वाले उसको उठाव बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का उठाव था और लोगों ने हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी को छोड़ा और आज मेजॉरिटी एकनाथ शिंदे जी के साथ है। तभी भी मेरा मानना है कि उनका पार्टी अंदरूनी मामला था, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है तो निश्चित देवेंद्र जी के और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र में जो विकास रुका हुआ था पिछले 2-2.5 वर्षों से, और किसान आत्महत्या कर रहे थे, किसानों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी, गरीब आदमी को सुविधा नहीं मिल रही थी, वो आने समय में मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब भी आपने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए थे कि यहाँ मंदिर खुलनी चाहिए, पूजा होना चाहिए। मैंने देखा था कि पुलिस लोग कुछ आपको उठा रहे हैं रोड पे, आप मंदिर चालू करने के लिए बहुत लड़ गए थे, पुलिस से लड़े थे। सर, उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, निश्चित जब कोविड में सब कुछ खुल रहा था और ये सरकार ने बियर बार खोला, दारू की दुकानें खोली, डांस बार खुल गए, सब खुले, लेकिन मंदिर बंद था। तो मुझे उस समय ऐसा हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि मंदिर से कोविड फैलता है क्या? कोविड तो सब जगह था। तो जब कोविड की मतलब ग्रेविटी कम हुई तो मंदिर ही सिर्फ बंद रखा गया था। इसके लिए हमने मंदिर खोलो उस आंदोलन की शुरुआत की थी और हमने उस समय ये भी कहा था कि भाई मंदिर से कोविड नहीं फैलता है। और इस आघाड़ी सरकार ने, शिवसेना ने घोषणा दी थी कि पहले मंदिर फिर सरकार। तो आप मंदिर की बात करते हो और सरकार बनाते हो बिना मंदिर खोले, तो मंदिर खोलना चाहिए। इस विषय को लेकर हमने आंदोलन किया था और निश्चित तौर पे पूरे मुंबई में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया था। उसमें गोरेगांव के हमारे कार्यकर्ताओं को भी अरेस्ट किया गया था। वो एक आंदोलन था मंदिर खोलने के लिए। सर, एक वीडियो और भी वायरल हुआ था, जैसे वीडियो नहीं बोल सकते, उसको एक मैसेज था जहाँ पे आप बहुत प्रयत्न किए थे कि हिंदू को, साधु संतों को जो है ना पालघर में मारा गया था, उसके लिए आप पुरजोर आवाज़ उठाए थे। सर, तो उसका न्याय हुआ क्या? अभी तो अपनी सरकार भी आ चुकी है। निश्चित तौर से 2 साधु संतों की हत्या हुई वहाँ पर, और जिस ढंग से सरकार ने उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, मतलब सोचना चाहिए था, उतना उस सरकार ने सोचा नहीं। और साधु संतों की हत्या, उसको, उसकी ग्रेविटी को उतना ध्यान नहीं दिया उस सरकार ने, और वो बहुत बुरी घटना हुई थी। वैसी घटना देश में न हो उसके बारे में निश्चित प्रिकॉशन लेना चाहिए। अभी ये सरकार तो अभी बनी है, अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। निश्चित आने वाले समय में जो भी कानूनी खामियां रह गई थी, उन कानूनी खामियों को हमारी सरकार निश्चित पूरा करेगी और किसी पे अन्याय न हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो या किसी भी प्रांत का हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। यह हमारी सरकार निश्चित ध्यान देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, एक आखिरी सवाल, अभी महाराष्ट्र में सभी को उम्मीद था कि बीजेपी की सरकार बनेगा, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और बनते बनते उप मुख्यमंत्री बन गए। सर, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से काम करती है, और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो जो निर्णय करते हैं उस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी मान्य करती है। पार्टी ने हमको बोला ये काम करो तो वो काम करते हैं, आपको चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ते हैं, वो बोलते हैं आपको काम करना है तो हम काम करते हैं। तो देवेंद्र जी ने को जब पार्टी ने बताया कि आपको उप मुख्यमंत्री नाते काम करना है, तो उन्होंने 1 मिनट का भी देरी न करते हुए उन्होंने पार्टी के आदेश का पालन किया। इसी को ही संगठन का शक्ति मानते हैं। तो हम संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, और पार्टी ने जब उनको सर्वोच्च स्थान पर बैठाया था महाराष्ट्र का, तब भी पार्टी का आदेश था। और आज उनको कहा कि आपको सरकार में रहना है
और सरकार को संभालना है, तब उन्होंने सरकार में रहकर इस सरकार के साथ काम करने का तय किया। इसी को ही संगठन की ताकत मानते हैं और हम कार्यकर्ताओं का संगठन के साथ जुड़ाव मानते हैं। तो जो संगठन आदेश करेगा वो काम हम करते हैं। मगर शिवसेना तो ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले ने शिवसेना को बर्बाद ख़त्म करने के लिए सब रणनीति चलाए। हम मुख्यमंत्री तो हम भी उसको बना देते, लेकिन ये जो है जो भी चल रहा है शिवसेना को ख़त्म करने की चल रहा है। देखिए, कोई किसी को ख़त्म नहीं करता है। हम एक बहुत अच्छा कहावत है कि तूज है तुझा जीवनाचा शिल्पकार। गुरुजी ने कहा था कि तू ही है अपने जीवन का शिल्पकार। मुझे कैसा काम करना है, मुझे कैसा बनना है, मैंने तय करना है। तो पार्टी ने तय करना है कि उसको कैसा संगठन चलाना है। तो शिवसेना को तय करना है कि वो संगठन कैसे चलाए, उसके कहाँ लोग छोड़ के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बारे में चिंता करेगी और लोग वहाँ चिंता करेंगे। अभी ये महाविकास अघाड़ी थी कि महाविनाश अघाड़ी थी। ये विनाश करने के लिए अघाड़ी बनी थी। कहते हैं ना कि बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर डाल पे उल्लू बैठा है, बर्बादे गुलिस्ता क्या होगा। तो वो गुलिस्ता ऐसा है बगीचे पे कि एक ही उल्लू काफ़ी होता है। तो इस महाविकास अघाड़ी में को बर्बाद करने के लिए कितने लोग बैठे थे मुझे मालूम नहीं, वो कहावत कितनी सही है वो भी मुझे मालूम नहीं। लेकिन निश्चित तौर से सरकार कैसे चले, संगठन कैसे चले, ये दोनों तय करने की जवाबदारी उस पार्टी की होती है जिसके पार्टी के लोगों ने उठाव किया, जो पार्टी को छोड़ कर गए। तो ये उनका विषय था। और शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस क्या बोलती है वो न सोचते हुए आने वाले समय में महाराष्ट्र का विकास कैसे हो, इस देश का विकास कैसे हो, उसके बारे में चिंता की आवश्यकता है। सर, शिवसेना महाविकास अघाड़ी का जो प्रमुख थे शिवसेना, वो जाते जाते एक काम कर गया कि 2 जो ज़िला थे उसका नाम चेंज कर दिए, उस्मानाबाद और एक और है। तो उसका जो नाम चेंज किए तो बोलते हैं कि जाते जाते पाप धो के गया। आप कैसे देखते हैं इसको? ये उस्मानाबाद को धाराशिव और औरंगाबाद को संभाजी नगर किया तो निश्चित तौर से हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि यह मांग भारतीय जनता पार्टी की बहुत सालों से थी। और आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की भी ये घोषणा थी। तो उसका तो निश्चित तौर से हम सब स्वागत करते हैं। और ये जो नाम बदला गया है, तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने आने के बाद जो इस तरह के नाम थे उसको बदल कर प्रयाग किया, अयोध्या किया। तो नामों को बदला जाता है, उसमें कोई गलत काम नहीं हुआ है और ये इसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।